कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर के बाद लॉकडाउन 5 का ऐलान होने जा रहा है। लॉकडाउन 5 में कुछ और राहत संभव है। 15 जून तक ये लॉकडाउन बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान कर दिया है। एमपी में थोड़ी देर में गाइडलाइंस जारी होंगी और 13 शहरों के लिए अलग नियम बनेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लॉकडाउन से पूरी राहत की आस जो लोग लगाए बैठे थे वो तो कम से कम नहीं मिलने जा रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो ऐलान होने जा रहा है उसमें कुछ राहत और मिल सकती है, राहत बढ़कर मिल सकती है। लेकिन ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा, 5वां संस्करण भी आएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा है कि ये वक्त की जरूरत है और ये आगे बढ़ेगा। क्या कुछ कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, सुनाते हैं आपको। के बाद कोरोना है, वैसे तो कोशिश होगी कि स्कूल खुल जाए। अभी तक खुलना तय है, लेकिन अंतिम फैसला तो थोड़े दिनों के बाद लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की तारीख अभी 15 जून तक हम बढ़ाने वाले हैं। पूरी तरह से सब चीज ओपन नहीं कर सकते हम, क्योंकि कोरोना से निपटना भी है अपन को। और इसलिए हमने तय किया कि कम से कम 13 जून तक के जो पैसे हैं मई के महीने के और जून में 13 जून तक के। उनका कहना था कि लॉकडाउन बढ़ेगा। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हालात कम से कम बड़े शहरों में अच्छे नहीं। भोपाल और इंदौर इस वक्त वहां पर एपिक सेंटर बने हुए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर जो है इस पर हमारे संपादक राजकिशोर जी जुड़ गए हैं। सर, यही जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त कोरोना के हालात हैं, क्या ये माना जाए कि वक्त की ये जरूरत है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वैक्सीन तक अभी तक पूरी दुनिया के पास नहीं है। भारत की क्या बात करें? बिल्कुल अवधेश, देखिए जिस तरीके से आंकड़े अपने आप में इसकी भयावहता बयां कर रहे हैं और आंकड़ों को लेकर भी किस तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं ये भी आप जानते हैं। 1,73,000 का आंकड़ा अभी तक पार हो चुका है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन खुलने का, देखिए लॉकडाउन का जब सरकार की तरफ से ऐलान होता है तमाम रियायतें दी जा रही है, लेकिन जब इस तरीके का ऐलान होता है तो दिमाग में लोगों के एक बंदिश रहती है, एक उनको अनुशासन का पालन करना है, ये उनको समझ में आता रहता है। वरना पूरी तरीके से अगर लॉकडाउन हटा दिया जाता है तो उसमें कई बार ये स्वतंत्रता जो है वो अराजकता में तब्दील हो जाती है। और इस लॉकडाउन के दौर में भी हमने किस तरीके से देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ये जो 11 शहरों की 13 शहरों की आपने आवाज बताई वो महत्वपूर्ण है। लेकिन इस लॉकडाउन में जो सबसे खास बात होने वाली है अवधेश, कि जान के साथ जहां भी चल पाए इसको लेकर कुछ शर्तों के साथ ढील मिलेगी। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहिए। और जो जिन सवालों की बात आपने की, जो सवाल लोगों के मन में है कि क्या खुल सकता है और क्या बंद रह सकता है, तो सवाल ये कि क्या धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, मांग बहुत जोर शोर से चल रही है इसकी। क्या मेट्रो चलने लगेगी, इसकी उम्मीद लॉकडाउन 4 से ही लोग लगा रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्या शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे, इसको लेकर क्या ऐलान होगा उस पर नजर रहेगी। स्कूल कॉलेज क्या खुलेंगे, फिलहाल एमपी ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन देश भर में क्या स्थितियां बन सकती हैं, हमारे संपादक राजकिशोर जी लगातार बने हैं। सर, ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आम आदमी जानना चाहता है। हालांकि स्कूल कॉलेजेस को लेकर एमपी की तरफ से तो साफ रुख आ गया है। धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए तो एक मिशन सा साधुओं ने चला दिया है, लेकिन जो तमाम सवाल हैं, कितनी आपको लगती है कि किन क्षेत्रों में राहत मिल सकती है और कहां पर सख्ती बरकरार रहेगी? देखिए अवधेश, जहां तक जो जानकारी, चूंकि मेरे लगने से नहीं, सरकार का अपना आकलन है, चूंकि हम और आप कुछ सोच सकते हैं और धार्मिक नेता कुछ सोच सकते हैं, उनकी अपनी आस्था हो सकती है, लेकिन देखिए स्कूल कॉलेज तो नहीं खुलने जा रहे, ये तय है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से इकोनॉमी का बंटाधार हो रहा है, प्रवासी श्रमिकों का जिस तरीके से हमने पलायन देखा है,
जिस तरीके से लोगों के पास रोजगार का संकट हो गया है, तो आने वाले समय में ये संकट और बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक जो सबसे बड़ा फैसला हो सकता है कि जैसे मसलन कोई नोएडा से दिल्ली की ओर जा रहा है या गुड़गांव से दिल्ली की ओर आ रहा है, तो जो ये इंटर स्टेट एक्टिविटी है, जो कनेक्टिविटी है, उसमें क्या होता था कि अमुक जिले का या अमुक प्रदेश का जो प्रशासन होता था, शासन होता था, वो देता था। लेकिन इस पर अब जो है केंद्र की तरफ से कुछ फैसला हो सकता है कि किन किन लोग को जाना है, किन किन लोग को नहीं जाना है। धार्मिक स्थलों को लेकर काफी मंथन चल रहा है कि किन शर्तों के साथ में इनको खोला जाए। इसको लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राजनाथ सिंह जो कोविड कमेटी को लेकर जो उसके चेयरमैन बनाए गए थे सरकार की तरफ से, जो जीओएम बनाया गया था, उनकी सबकी बैठक हुई। तो लेकिन इसको लेकर सबसे ज्यादा इस पे विमर्श हुआ है। तो धार्मिक नेताओं की अपनी कुछ बातें हैं, और आपने जो एक मेट्रो वाली जो बात कही है, मेट्रो को लेकर राज्यों से इस बारे में उनके पास क्या विकल्प है और क्या वो किस तरीके से इसको संचालित करेंगे, इसके जहां तक मेरी जानकारी है वो पर्याप्त, जिसको बोलते हैं कि उस तरीके से कागजात या कहें सुरक्षा व्यवस्था के नॉर्म्स नहीं आ पाए हैं होम मिनिस्ट्री तक, तो किसी भी कीमत पे मेट्रो का भी चलना मुश्किल दिखाई पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कुछ चीजें हैं वो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर धीरे धीरे ऑफिसेज आप खोल रहे हैं तो वो उस पर भी कुछ आपको रियायत देनी पड़ेगी। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दौरान भी ये सुनिश्चित किया जाएगा जहां पर भी केस ज्यादा मिल रहे होंगे, आप मान के चलिए कि वो एरिया जो रेड, ऑरेंज या ग्रीन वाला जो नॉर्म था, वो ज्यादा सख्ती के साथ में उसको तामील किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने जिम्मेदारी के साथ लॉकडाउन का सम्मान किया वो थोड़ी राहत पाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने अपनी मनमौजीपन नहीं छोड़ी उनको सजा मिलेगी सख्ती में रहने की। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कब कब लॉकडाउन हुआ ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, और इन सब के बीच अब जमीनी हालात को भी तलाशते हैं कि कहां पर क्या स्थितियां दिख रही हैं, राज्य सरकारें क्या सोच रही हैं और जिला प्रशासन क्या सोच रहा है, क्योंकि काफी हद तक राज्य सरकारों को यह छूट दी गई है कि अपने हिसाब से वो फैसले ले सकते हैं, और राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को छूट दे रखी है कि आप अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। तो हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं, और हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी जुड़े हुए हैं, मेरठ से बलराम है और प्रयागराज से मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहते हैं, क्या तस्वीर उत्तर प्रदेश में बन रही है और क्या जानकारी है आपके पास, राहत किन किन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार दे सकती है? केंद्र से जो ऐलान आएगा वो तो हम दिखाने ही वाले लोगों को। देखिए, जो सोर्सेज से हमारे पास खबर है, केंद्र से और यूपी सरकार की जो वार्ता हुई है उसमें यूपी से जो सुझाव दिए गए हैं उसमें साफ है, यूपी ने तय किया है कि जिलों में संक्रमण के आधार पर हमें तय करने दिया जाए कि वहां से लॉकडाउन हटाना है या नहीं हटाना है। कंटेनमेंट जोन में वो रियायत देने के पक्ष में यूपी सरकार हरगिज नहीं है, और जून में स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज खोलने के पक्ष में यूपी सरकार हरगिज नहीं है। साथ ही साथ अंतर जनपदी बस सेवा या अन्य गतिविधियों को लेकर केंद्र से गुहार लगाई है यूपी सरकार ने कि अगर तय करने दिया जाए तो दोनों राज्यों की सरकारों को तय करने दिया जाए कि आखिर क्या स्थिति है, वो अपनी वस्तु स्थिति को देखकर ही फैसला ले दो राज्य। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार का साफ कहना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है और ऐसे में बहुत ज्यादा हम रियायत देने के मूड में नहीं है। होटल, मॉल्स या रेस्टोरेंट को लेकर फैसला हो सकता है। देवालयों को लेकर जो जिस तरीके से बात चल रही है कि मंदिरालय खोल दिए गए और देवालय क्यों नहीं खोले गए हैं, तो इसको लेकर भी विचार विमर्श सरकार में किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है एक सोशल डिस्टेंसिंग या कुछ सरकारी पहलू को ध्यान में रखकर उस बात को हो सकता है कि इजाजत दी जा सकती है। लेकिन पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देना जरूरी है और कुछ धार्मिक स्थलों को भी और साथ ही साथ पर्यटन स्थलों को भी खोलने की बात सरकार कर सकती है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और ज्यादा जो नॉर्म्स है उसका पालन करना होगा। और आपने जिक्र पर्यटन का किया, देवालय का किया, तो सीधे देवभूमि का ही रुख कर लेते हैं। राजधानी देहरादून से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत जी बने हुए। अजीत जी, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो इकोनॉमी तो पूरी पर्यटन पर ही आधारित है जो पूरी तरीके से ठप है। धार्मिक केंद्र भी बहुत ज्यादा है वहां पर, अगले साल कुंभ भी होने वाला है, हालांकि वो दूर की बात है। लेकिन इन सब के बीच प्रवासियों का जो आगमन शुरू हुआ है उत्तराखंड में, बहुत तेजी से आंकड़े बढ़े हैं। वहां पर किस तरीके से फैसला आ सकता है जब थोड़ी देर के बाद केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ जाएगी?
देखिए विदेश, जैसा पहले अभी आपने एक दिन पहले देखा है, 216 केस एक छोटे राज्य में एक दिन आना बहुत चिंताजनक बात है और ये बहुत गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहा है राज्य। और ऐसे में यहाँ चारधाम यात्रा पूरी तरह से बंद है, यहाँ स्कूल कॉलेजेज पूरी तरह से बंद है। पिछला जब लॉकडाउन का विस्तार किया गया था तो तब केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश में जैसी चाहें, जो भी जितना चाहें खुलापन कर सकती हैं, जितनी जो प्रतिबंध हैं कम करें या ज़्यादा करें, अब उनके विवेक पर उन्होंने छोड़ दिया है। आज जो भी चीज़ें अभी थोड़ी देर आने वाली होंगी, थोड़ी देर बाद, तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल देहरादून का ही देता हूं कि यहां पर सरकार ने 7 बजे से 7 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन अभी तक 4 बजे तक की व्यवस्था थी, लेकिन अभी भी व्यापारी 4 बजे के बाद सारा बाजार खोलने में संकोच कर रहे हैं। आज भी तीसरा दिन है कि बहुत सारे लोग 4 बजे के बाद नहीं रुके और वो अपने घर चले गए। लेकिन ये धीरे धीरे पटरी पर आएगी और कुछ चीज़ें खुलेंगी। अगर चारधाम यात्रा चलेगी, उधर कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होनी है और इधर हरिद्वार में भी कावड़ शुरू होना है और कुंभ की तैयारियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर ये प्रतिबंध जारी रहे तो उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल धरी की धरी रह जाएंगी। जो रेड जोन है, जो कंटेनमेंट जोन है, जिनके पास बफर जोन बने हुए हैं, जहां बहुत ही अति संवेदनशील परिस्थितियां हो गई हैं, तो वहां के बजाय बाकी जगह खोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार का भी यही विवेक है कि वो ऐसी जगह खोल सकते हैं जो कंफर्ट जोन में है। लेकिन आप पिछले दिनों से देख ही रहे हैं, देवभूमि के सभी जिले एकदम कोरोना मरीज से लबालब हो गए हैं और जैसी स्थिति उत्तराखंड में एकदम से जंप लेकर सामने आई है, तो वो एक बहुत ही चिंता में डालने वाली बात है, ये गंभीर चुनौती है। जी बिल्कुल। और अब रुख प्रयागराज का कर लेते हैं। हमारे साथ मोइन बने हुए हैं, सबसे बड़ा आबादी वाला जिला देश का है। मोइन, जब तक प्रयागराज में प्रवासी नहीं पहुंच रहे थे तब तक तो बड़ी अच्छी स्थिति थी, लेकिन जैसे ही प्रवासी पहुंचने हुए, प्रशासन की दावों की और पुलिस की मुस्तैदी की सारी पोल वहां पर खुल चुकी है, कलई खुल चुकी है। हालात ये हैं कि जो कोविड-19 अस्पताल कोटवा में बना है वहां पर मरीज हंगामा करते हैं कि पानी नहीं मिल रहा, मरीजों की मौत हो रही है। क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली क्या है सबको पता है और लॉकडाउन भी बहुत ज़्यादा लोग पालन कर नहीं पा रहे हैं। किस तरीके की परिस्थिति वहां पर बनेगी लॉकडाउन के नए गाइडलाइंस आने के बाद, क्योंकि जिला प्रशासन को भी काफ़ी हद तक राज्य सरकार ने अधिकार दिए हैं? बात करें तो पिछले 1 महीने में यहाँ मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 80 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो व्यापारी वर्ग है, वो सारे के सारे लोग चाहते हैं कि कम से कम 2 हफ्ते का एक और लॉकडाउन बेहद ज़रूरी है। हालांकि इस नए लॉकडाउन में लोग थोड़ी रियायतें चाहते हैं। लोगों का ये मानना है कि ज़िंदगी बचनी चाहिए, लेकिन ज़िंदगी चलनी भी चाहिए और ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटनी भी चाहिए। तो इस तरह का एक तालमेल बनाया जाए, एक संतुलन बनाया जाए, जिससे लोगों की जिंदगी भी सेफ रहे, लोगों की जिंदगी पटरी पर आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के सामने जो भूख का संकट पैदा हो रहा है, यानी 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम हो सके, तो लोग ये चाहते हैं कि लॉकडाउन लागू हो, सख्ती से उस पर अमल कराया जाए, लेकिन कुछ इतनी राहत जरूर दी जाए ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। एक सबसे बड़ी मांग जो प्रयागराज से उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के तमाम दफ्तर हैं, तमाम दफ्तर पिछले काफी दिनों से खुले भी हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे हैं। यहां तक कि अभी बैटरी रिक्शा भी नहीं चल रहा है। तो लोग ये चाहते हैं कि अगर बड़ी बसें ना चलें तो कम से कम बैटरी रिक्शा, तिपहिया वाहन जो हैं उनको चलाने की अनुमति दी जाए, ताकि लोग घर से बाहर निकल सकें। जिनके पास निजी वाहन नहीं है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर दफ्तर जा सकें, बाजार जा सकें, जो और जरूरी काम है उनको निपटा सकें। बिल्कुल, मतलब लोगों लोग ये चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़े लेकिन जिंदगी को चलाने भर की राहत मिल जाए। ये एक महत्वपूर्ण चीज आ रही है। हमारे साथ आगरा से नितिन बने हैं, मेरठ से बलराम भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।